सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश वेलकम करता हूं आप सभी का चैनल मैक विद्यार्थी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डीजल पावर प्लांट। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि डीजल पावर प्लांट क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम डिस्कस करेंगे कि डीजल पावर प्लांट क्या है, फिर उसका हम वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो वो पावर प्लांट जिसमें हम डीजल इंजन का यूज एज अ प्राइम मूवर करेंगे, यानी जो मुख्य चालक होगा वो डीजल इंजन होगा और उस डीजल इंजन से मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त किया जाएगा और इस मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाएगी। तो इस पावर प्लांट को हम बोलते हैं डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर स्टेशन। ये पावर प्लांट या पावर स्टेशन किस तरह से वर्क करता है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, डीजल फ्यूल है जिसकी केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम डीजल फ्यूल को जो डीजल इंजन है उसके अंदर बर्न कराएंगे, उसके अंदर हम एयर के साथ उसको जलाते हैं जिससे कि डीजल फ्यूल बर्न होता है और इसके द्वारा जो सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन की मूवमेंट होगी और इस मूवमेंट से ही हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि सबसे पहले डीजल फ्यूल को बर्न किया गया जिससे कि हीट एनर्जी मिलेगी, फिर हीट एनर्जी से पिस्टन की मूवमेंट जो होती है इंजन के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर, उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। फिर इस मैकेनिकल एनर्जी से हम जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कराते हैं और वो जनरेटर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से डीजल पावर प्लांट की वर्किंग होती है। देखिए, जो डीजल पावर प्लांट है वो बाकी जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उनसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये पावर प्लांट आसानी से चलाया जा सकता है, इसकी जो वर्किंग होती है वो काफी सिंपल होती है और इस पावर प्लांट का यूज हम जो अदर पावर प्लांट है उनकी एक सहायक यूनिट के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो डीजल पावर प्लांट के क्या क्या यूज हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो डीजल पावर प्लांट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जो डीजल फ्यूल है उसका प्राइस ज्यादा होता है। इसलिए इस पावर प्लांट का यूज केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। यानी कि डीजल पावर प्लांट का यूज केवल कम मात्रा में हम बिजली को बनाने के लिए करते हैं, या डीजल पावर प्लांट का यूज हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां कोई और पावर प्लांट का यूज नहीं किया जा सकता है। अब जो डीजल पावर प्लांट है उसके जो मेन यूज है वो ये हैं। पहले तो ये एक टेम्परेरी प्लांट के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसे कि अगर हमें किसी प्लेस पर या किसी जगह पर केवल कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहां पर हम डीजल पावर प्लांट का यूज करेंगे। इसके साथ साथ ये पीक लोड ऑक्सिलरी प्लांट के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि अगर हमारे पास एक मेन पावर प्लांट, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है और पीक लोड आवर्स में हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो उसमें हम एक सपोर्टिंग यूनिट के रूप में डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डीजल पावर प्लांट का यूज इमरजेंसी प्लांट के रूप में भी किया जाता है। यानी इमरजेंसी में अगर हमें किसी जगह पर पावर को प्रोड्यूस करना है या पावर को सप्लाई करना है तो डीजल पावर प्लांट का यूज किया सकता है। डीजल पावर प्लांट मोबाइल प्लांट होता है, यानी कि ये आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकता है। लास्ट, आपने देखा होगा कि जैसे सिनेमा हॉल होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं या घरों में भी हम सप्लाई यूनिट के रूप में डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं। यानी कि जो पावर सप्लाई अगर किसी कारण से कट हो जाती है तो कंटिन्यूस सप्लाई यूनिट के रूप में भी डीजल पावर प्लांट का यूज किया जाता है। तो डीजल पावर प्लांट लेआउट के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला इसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है डीजल इंजन, सेकेंड होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, नेक्स्ट होता है एयर इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, एसी और डीसी जनरेटर। यानी कि ये सारे सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं जिससे कि जो डीजल फ्यूल है उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। अब आगे हम डीजल पावर प्लांट का लेआउट देखेंगे और इसमें जो ये सारे सिस्टम हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होती है वो भी हम समझेंगे। तो डीजल इंजन डीजल पावर प्लांट का सबसे मेन कंपोनेंट है। डीजल इंजन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और इस मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब
डीजल इंजन आईसी इंजन है तो इसमें फ्यूल की बर्निंग होगी, तो डीजल फ्यूल को हम फ्यूल इंजेक्टर से इंसर्ट कराते हैं और इंजन के अंदर सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर रहती है। जब फ्यूल एटोमाइज होके इस कंप्रेस एयर से कांटेक्ट में आता है तो फ्यूल बर्न होता है, उसमें कंबशन होता है जिससे कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। गैसेस के प्रोड्यूस होने से जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो मूवमेंट करता है, यानी कि उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन से फिर हमें रोटरी मोशन प्राप्त होता है और ये रोटरी मोशन इंजन की शाफ्ट को रोटेट कराता है। ये इंजन की शाफ्ट जनरेटर शाफ्ट से कपल्ड रहती है, तो जैसे इंजन शाफ्ट रोटेट होती है तो उसके साथ साथ जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मेन पर्पस है कि ये डीजल इंजन को फ्यूल सप्लाई करता है। अब इसमें हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला जो इस सिस्टम का पार्ट है वो होता है मेन स्टोरेज टैंक। ये बहुत ही बड़ी कैपेसिटी वाला एक टैंक होता है जिसमें हम डीजल फ्यूल को स्टोर रखते हैं। ये टैंक या तो अंडरग्राउंड हो सकता है या ओवरग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर हो सकता है। तो मेन स्टोरेज टैंक से सबसे पहले तो डीजल फ्यूल को पंप की हेल्प से डे टैंक में भेजा जाता है। अब जो फ्यूल डे टैंक है उसका मेन पर्पस है कि इसमें हम 24 आवर के लिए यानी कि 24 घंटों के लिए फ्यूल को स्टोर करते हैं कि जितना हमें 24 घंटे के लिए 24 आवर के लिए डीजल इंजन में प्रोसेस कराने के लिए आवश्यक है उसको हम डे टैंक में स्टोर करेंगे। तो मेन स्टोरेज टैंक से पंप से हम ट्रांसफर करते हैं डे टैंक में फ्यूल को। उसके बाद फ्यूल पंप की हेल्प से हम उसे आगे सेंड करते हैं। अब यहाँ पर फिल्टर या स्ट्रेनर लगा रहता है। फिल्टर या स्ट्रेनर का जो मेन पर्पस है कि ये डीजल को प्योरीफाई करता है, यानी जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने का काम करता है फ्यूल फिल्टर या स्ट्रेनर। उसके बाद फिर पंप से हम उसे और आगे भेजते हैं और ये फ्यूल इंजेक्टर में जाता है। फ्यूल इंजेक्टर डीजल फ्यूल को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में एटोमाइज करता है और उसे इंजेक्ट कराता है डीजल इंजन के सिलेंडर में। यहाँ पर सिलेंडर लगे रहेंगे तो फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से एटोमाइज रूप में डीजल फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है, जहां पर कंप्रेस एयर से जब फ्यूल का कांटेक्ट होता है तो उसमें कंबशन हो जाता है यानी कि फ्यूल बर्न होता है, जिससे कि हमें हीट एनर्जी गैसेस के रूप में मिलती है जिससे हम डीजल इंजन की शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो नेक्स्ट सिस्टम है एयर इनटेक सिस्टम। डीजल इंजन में फ्रेश एयर को सप्लाई करने के लिए एयर इनटेक सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें एयर फिल्टर लगे रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट की इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल को एयर से हटाते हैं, फिर उस एयर को आगे डीजल इंजन में सप्लाई कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो सिस्टम डिस्कस करेंगे वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। जब डीजल इंजन में डीजल फ्यूल बर्न होता है तो उससे गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस डीजल इंजन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर आती हैं। तो इन गैसेस को बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए हम एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज करते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर और साइलेंसर होता है जो कि इन गैसों में जो भी हानिकारक ऐसी गैसें हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उनको दूर करता है। उसके साथ साथ जो इंजन की नॉइज है या जो वाइब्रेशन है उनको दूर करने का भी काम साइलेंसर इसमें करता है। तो जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है कूलिंग सिस्टम। देखिए जब डीजल इंजन कंटिन्यू वर्क करता है तो उसमें फ्यूल के कंबस्शन और फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है और इस टेम्परेचर राइज की वजह से जो इंजन के कंपोनेंट हैं या पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए इंजन को कंटिन्यू ठंडा रखना पड़ता है। उसके लिए डीजल इंजन में वाटर जैकेट बनी रहती है जिसमें कोल्ड वाटर कंटिन्यू फ्लो करता है। तो यहाँ से जब कोल्ड वाटर इन होगा और वाटर जैकेट में फ्लो करेगा तो वो इंजन की हीट को ले लेगा और हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हॉट वाटर निकलेगा और ये सर्ज टैंक जो होता है इसमें वाटर की स्टोरेज होती है। फिर वाटर पंप की हेल्प से हम उसे कंडेंसर में भेजते हैं। अब कंडेंसर क्या करता है, ये हॉट वाटर को ठंडा करता है और फिर वो ठंडा पानी कूलिंग वाटर पंप की हेल्प से दोबारा से डीजल इंजन में भेजा जाता है, जिसमें जो वाटर जैकेट है वो उसमें सर्कुलेट होगा और फिर से इंजन की हीट को लेके वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर जो वाटर इंजन में फ्लो हो रहा है उसकी साइकिल है। दूसरी तरफ जो कंडेंसर है वो वाटर को ठंडा करने का काम करता है। तो जो दूसरी वाटर साइकिल होती है वो यहाँ कूलिंग टावर में होते हुए चलती है। तो कूलिंग टावर क्या करता है कि जब यहाँ कंडेंसर में ये वाटर की जो लाइन है जो हॉट वाटर आया फिर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और एक यहाँ से जो आता है कूलिंग टावर से वो कोल्ड वाटर आता है। अब ठंडा पानी यहाँ जो गर्म पानी है उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी फेस चेंज हो जाएगी, वो ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से जो कोल्ड वाटर आएगा इस तरफ से वो हॉट वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर हॉट वाटर को गर्म पानी को दोबारा से कूलिंग टावर में सप्लाई कर देते हैं।
अब कूलिंग टावर में क्या होता है, कूलिंग टावर में हॉट वाटर को ऊंचाई से नीचे छोटी छोटी ड्रॉपलेट में गिराया जाता है और नीचे से यहाँ से हम एयर को इन कराते हैं। तो एयर जब यहाँ से ऊपर की तरफ सर्कुलेट होते हुए निकलती है तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है उनके वो कांटेक्ट में आती है और उस पानी को वो ठंडा कर देती है। तो इस तरह से कूलिंग टावर में हम वाटर को ठंडा करते हैं, फिर नीचे कोल्ड वाटर की स्टोरेज होती है, दोबारा से उसे हम कंडेंसर में भेजते हैं, फिर कंडेंसर में वो पानी फिर से यहाँ से जो हॉट वाटर आ रहा है उसके कांटेक्ट में आएगा और उसको ठंडा करने का काम करता है। तो दूसरी जो वाटर लाइन है वो कंडेंसर में कूलिंग टावर से होते हुए चलती रहती है। तो ये जो पूरा आपको सिस्टम दिख रहा है ये डीजल इंजन पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम के रूप में यूज में लाया जाता है। तो अब ये जो सिस्टम है ये लुब्रिकेशन सिस्टम है। देखिए इंजन के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और उन मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन को हमें कम रखना होता है ताकि उन्हें हम लंबे टाइम तक वर्क में ला सके। तो उसके लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम, ये पूरे जो पार्ट्स है लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट है। इसमें सबसे पहला यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक है जहाँ पर जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसका स्टोरेज किया जाता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप की हेल्प से उसे हम आगे की तरफ सप्लाई करते हैं। यहाँ ऑयल फिल्टर में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो लुब्रिकेशन ऑयल से निकाली जाती हैं। फिर यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल इन हो जाता है। वो सारे के सारे मूविंग पार्ट्स जैसे कि इंजन सिलेंडर, पिस्टन, उन सभी में फ्लो होगा और उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। इसके साथ साथ जो भी इंजन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गए हैं उनको भी दूर करने का काम लुब्रिकेशन ऑयल करता है। फिर यहाँ से यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ इसको फिर से एक बार फिल्टर किया जाता है ताकि आगे ये प्रोसेस में, क्योंकि हम रीयूज करेंगे फिर से लुब्रिकेशन ऑयल को, तो हम ये नहीं चाहते कि इम्प्योरिटीज फिर से इंजन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको फिर से फिल्टर करते हैं। अब क्योंकि इंजन के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी वजह से लुब्रिकेशन ऑयल का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम ऑयल कूलर का यूज करते हैं। अब ऑयल कूलर में लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा करने के लिए जो यहाँ से कूलिंग सिस्टम से जो ठंडा पानी कोल्ड वाटर आया था उसकी हेल्प ली जाती है। तो यहाँ ऑयल कूलर में हम कोल्ड वाटर से लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा करते हैं। फिर ये जो रिटर्न ऑयल है ये दोबारा से लुब्रिकेशन ऑयल टैंक में चला जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो अगला सिस्टम है स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम ऐसा अरेंजमेंट होता है जो इंजन को फायरिंग के स्टार्ट होने से पहले इनिशियली स्टार्ट करने का काम करता है। जो छोटे जनरेटर सेट होते हैं उनमें तो हम मैनुअली हैंडल से या मोटर की हेल्प से इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े साइज के पावर प्लांट होते हैं उनमें हम कंप्रेस एयर का यूज करते हैं डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें यहाँ पर कंप्रेसर लगा रहता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर होती है, फिर वो एयर फिल्टर की सहायता से डीजल इंजन में जाती है और इनिशियल फेज में डीजल इंजन को स्टार्ट करने का काम करती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये स्टार्टिंग सिस्टम होता है बड़े साइज के पावर प्लांट के लिए। तो अब हम बात करेंगे जनरेटर की। देखिए जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और डीजल इंजन की जो शाफ्ट है वो यहाँ पर जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। जब इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो इंजन की शाफ्ट रोटेट होती है और उससे जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है जिससे हमें फाइनल आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो डीजल पावर प्लांट के सभी कंपोनेंट और सिस्टम हमने देख लिए थे। अब मैं इसका जो ओवरऑल लेआउट है वो आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो ये लेआउट था हमारा इंजन स्टार्टिंग सिस्टम का, इसमें कंप्रेसर से हम कंप्रेस एयर को डीजल इंजन में भेजेंगे जिससे कि इंजन की जो स्टार्टिंग की क्रैंकिंग है यानी कि इनिशियल फेज में जो इंजन का रोटेशन होगा वो कंप्रेस एयर के द्वारा होगा। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल को एटमाइज करके इसमें भेजेंगे और एयर फिल्टर से जो इंजन का सिलेंडर है उसके अंदर कंप्रेस एयर आएगी और यहाँ पर जब इंजेक्टर से ड्रॉपलेट के रूप में फ्यूल इंजेक्टर आएगा तो कंप्रेस एयर से कांटेक्ट में आने से उसमें बर्निंग होगी, फ्यूल का कंबस्शन होगा जिससे कि इंजन की शाफ्ट रोटेट होगी और उस शाफ्ट के रोटेट होने से जो जनरेटर की शाफ्ट है वो रोटेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरी तरफ ये कूलिंग सिस्टम था जो कंटिन्यू कोल्ड वाटर को इंजन में फ्लो करा रहा है जिससे कि इंजन की कूलिंग होती रहेगी और इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनमें लुब्रिकेशन के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं जो कंटिन्यू लुब्रिकेशन ऑयल को इंजन में फ्लो कराता है और इसके साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज इंजन के अंदर, इंजन के पार्ट्स के अंदर आ जाती है उसको दूर करने का काम भी लुब्रिकेशन ऑयल करता है। तो ये जो पूरा लेआउट आप देख रहे हैं ये डीजल पावर प्लांट का लेआउट है और इसका प्रयोग ही हम इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो लास्ट में हम डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम एडवांटेज देखते हैं। तो जो पहला एडवांटेज है कि डीजल पावर प्लांट का जो डिजाइन होता है वो सिंपल होता है
दूसरा, इनको स्मॉल स्पेस रिक्वायर होता है, यानी कि आसानी से छोटे एरिया में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इनको आसानी से पोर्टेबल यूज के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनकी जो स्टार्टिंग होती है बहुत ही आसान होती है। जो छोटे जनरेटर सेट होते हैं वो तो कुछ सेकंडों में ही आसानी से स्टार्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इनको आसानी से रोका भी जा सकता है, और जो छोटे साइज के डीजल पावर स्टेशन होते हैं उनको आसानी से रोका और स्टार्ट किया जा सकता है। इनकी जो कूलिंग होती है वो बहुत ही आसान होती है, और इसमें जो कूलिंग वाटर यूज होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम होती है। अगर हम बाकी पावर स्टेशन से इनका कंपेयर करते हैं तो इनकी थर्मल एफिशिएंसी कोल की कंपेयर में ज़्यादा होती है, और इसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग स्टाफ की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जैसे कि जो छोटे जनरेटर सेट हैं उनको तो केवल एक पर्सन ही आसानी से स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है। अब इसके हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो पहला जो डिसएडवांटेज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, कि जो डीजल की कॉस्ट है वो बाकी पावर सोर्स जैसे कि कोल के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए जो डीजल पावर प्लांट है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है जैसे कि स्टीम पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट के कंपेयर में वो ज्यादा होती है, और इनका यूज केवल हम स्मॉल पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ओवरलोड की कंडीशन में या लॉन्गर पीरियड तक वर्क करने में डीजल पावर प्लांट ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं। इनमें जो लुब्रिकेशन होता है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हाई होती है। तो आई होप आप सभी को डीजल पावर प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।